हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर अकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तैयारी भी कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास है वो वर्णमाला में आज हमारी तीसरी क्लास है। हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा था वर्णमाला। कौन सा टॉपिक था? वर्णमाला। और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि वर्णमाला की आज तीसरी क्लास है। प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछली 2 क्लासों को बहुत अच्छे से देख भी लिया होगा और नोट कर भी लिया होगा, समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था स्वर के बारे में, सारा हमने टॉपिक क्लियर किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए, स्वर की सहायता से किया जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी, क्लियर है? एक पॉइंट और है, दूसरी डेफिनेशन अगर हम इसकी लिखें, जो वर्ण या जो अक्षर स्वर पर आश्रित या निर्भर हो उसे व्यंजन कहते हैं। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? जो वर्ण या अक्षर स्वर पर आश्रित या निर्भर हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। लेकिन कहीं कहीं आपको व्यंजन के भेद 5 भी लिखे मिलेंगे। कितने? 5। तो अगर आपके पेपर में आ जाए व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आपको 3 और 5 में से कोई सा एक ही ऑप्शन मिलेगा। अगर बशर्ते दोनों ऑप्शन मिल जाएं तो आपको पहले जवाब देना है 5। कितना? 5। और अगर ऑप्शन में 5 ना हो तो आपको जवाब देना है 3। क्लियर है? तो अब हम पढ़ते हैं जो व्यंजन के भेद हैं, उनमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए, आप जानते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं कचट तक।
क्या बोलते हैं? कचटतब, जिसे हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना और वर्गीय का मतलब होता है बांटना। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्पर्श का अर्थ होता है छूना और वर्ग का अर्थ होता है बांटना। तो देखिए, सबसे पहले हम इनको वर्ग में बांटते हैं। क वर्ग, क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? सबसे पहले हम पढ़ते हैं के वर्ग। कौन सा वर्ग? के वर्ग। छः वर्ग, छः वर्ग, ते वर्ग, ते वर्ग, ते वर्ग। क्लियर है? जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कचटतब। कचटतब यानी क वर्ग, छ वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। क्लियर है? तो देखिए, क वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं और 5 ही वर्ग होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। और वो 25 अक्षर ही लिखने वाले हैं। कौन कौन से 25 अक्षर होते हैं? तो देखिए, के, खे, गे, घे और डे। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें छे, छे, जे, झे और डे। क्लियर है? पे, फे, डे, और डे, डे। इसके बाद होता है, इसके बाद लेते हैं हम कौन सा कलर लें? रेड ले लें। इसके बाद ते, ते, थे, दहे, दे, दहे और नैन। पे, इसमें भी कलर चेंज कर लेते हैं। पे, फे, बे, भे और मैन। कितने अक्षर होते हैं? ये 25 अक्षर होते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, के वर्ग से लेकर पे वर्ग में टोटल कितने वर्ग, कितने अक्षर आते हैं? 25। अब देखिए, आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। के, खे, गे, घे और डे, चे, छे, जे, झे और डे, ते, ठे, डे, डे, ढे, डे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, भे, भे, में। ठीक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आपको इन 25 अक्षरों को बोलते हैं स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। और अगर आपने ये याद कर लिया तो आप बहुत ही अच्छे से आप काफ़ी पॉइंटों को क्लियर कर लेंगे। जैसे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन सा अक्षर किस भाग को स्पर्श करके निकलता है, कि कंठ से बोला जाता है, मूर्धन्य से बोला जाता है, दंते से बोला जाता है, ओष्ठ्य से बोला जाता है, यानी किस भाग को स्पर्श करके निकलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, जिसने अगर ये याद कर लिए बहुत आसानी के साथ, जब आप अल्पप्राण महाप्राण पढ़ोगे तो वहाँ भी क्लियर होगा। जब आप सघोष अघोष पढ़ोगे तो वहाँ भी इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छे से आप इसे याद कर लें। ठीक है? बहुत ही सिंपल है, आप जानते भी हैं, आपने पढ़ा भी है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखिए, इतना मैं आसान ट्रिक के साथ समझा दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो इसमें
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनका अंतिम अक्षर, ये पांचों के पांचों अक्षर, ये पांचों के पांचों अक्षर कौन कौन से भैया? ध्यान देना, ये पांचों के पांचों अक्षर, इन पांचों अक्षर को क्या कहते हैं? तो लिख लें, इन पांचों अक्षर को बोलते हैं पंचम अक्षर। क्या बोलते हैं? पंचम वर्ण या पंचमाक्षर, पंचमाक्षर या नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण या, दिखाई दे रहा है, या नासिका वर्ण, नासिका वर्ण या अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? इन पांचों अक्षरों को हम पंचम वर्ण या पंचमा अक्षर या नासिक्य वर्ण या नासिका वर्ण या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं आखिर इनको? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, पंचम वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि हर वर्ग का पांचवा वर्ण है। देखिए, हर वर्ग का पांचवा अक्षर है, इसलिए पंचम वर्ण या पंचमा अक्षर कहते हैं। ठीक है। नासिक्य वर्ण या नासिका वर्ण या अनुनासिक वर्ण किस लिए कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, नासिक्य वर्ण या अनुनासिक वर्ण इसे कहते हैं जब हम इन अक्षरों को बोलते हैं तो बोलने में हमें जो ध्वनि प्राप्त होती है वो ऐसे प्राप्त होती है ताकि हमने नाक से बोल रहे हों, और ये जो बोले जाते हैं मुंह और नाक, लेकिन ऐसी ध्वनि निकलती है जैसे हम नाक से बोल रहे हों। देखो, णे णे, तो ध्वनि नाक से भी निकल, ऐसे समझो जैसे आवाज़ नाक से निकाली जा रही हो। ठीक है, इसलिए अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा अक्षर कहाँ से किस भाग को स्पर्श करके निकलता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, मैंने आपको क्या बताया है? कचट तप। क्या बताया है? कचट तप। आप इस कचट तप से बहुत आसानी के साथ आप हल कर पाएंगे, यानी कि सोल्व, यानी आसानी से देख पाएंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, चाहे आप बॉयज़ हों चाहे आप गर्ल्स हों, तो मेरे भाई और बहनों, आपने एक बाइक तो सभी ने नाम सुना होगा, KTM बाइक। कौन सी बाइक? KTM बाइक। तो आप याद रखना, KTM बाइक। कौन सी बाइक? KTM। कौन सी बाइक है? KTM बाइक। क्लियर? और आप सभी KTM बाइक को जानते हैं, तो अगर बाइक होनी चाहिए तो कौन सी होनी चाहिए? KTM बाइक 2। KTM बाइक 2। K से कंठ, T से तालव्य, M से मूर्धन्य, D से दंत्य, O से ओष्ठ्य। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों? K से कंठ्य, T से तालव्य, M से मूर्धन्य, O से दंत्य, D से दंत्य, O से ओष्ठ्य। क्लियर है? ये जो पांचों वर्ण हैं, इन पांचों वर्ण को हम अनुस्वार में यूज कर लेते हैं। अनुस्वार आप सभी जानते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अनुस्वार जो होता है वो कौन सा होता है? ये अनुस्वार ये होता है। लेकिन अगर हम इन पांचों वर्णों की जगह, यानी पंचम वर्ण की जगह, पंचमा अक्षर की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर कैसे अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, ध्यान देना, देखना, दिखाई तो दे रहा होगा सभी को? क्लियर है? देखिए, अगर हम बात करें इस अक्षर के, अडे की, इसको अगर हम बात करते हैं, इसका हम यूज करते हैं कहाँ? अनुस्वार में हम यूज करते हैं। देखिए, मैं लिखने लग जाऊं मंगल, या मैं लिखने लग जाऊं लिंग, मैं लिखने लग जाऊं गड्ढा, तो इन शब्दों को अगर हम प्रयोग करते हैं तो इस शब्द की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा हम लिख रहे हैं क्या? लिंग।
तो इसकी जगह हमने क्या यूज करा, अनुस्वार। अगर हम बात करें, हम लिखें गड्ढा, क्या, गड्ढा, क्लियर। तो अगर हम प्रयोग करेंगे तो कैसे प्रयोग करेंगे, हम लिखने लग जाएं गंगा, हम लिखने लग जाएं, तो इसकी जगह हम कैसे यूज कर सकते हैं, मैंने कहा इसकी जगह हम कंगन, ठीक, हम लिखने लग जाएं गंगा। अब इसकी जगह आ जाए, अगर हम इसे देख लें तो मेरे भाई और बहनों और प्यारे विद्यार्थियों साथियों सभी ध्यान देना। देखिए, अगर हम इसका प्रयोग करने लग जाए तो आपने देखा होगा पतंजलि, क्या, पतंजलि। अब आपने देखते हैं कि आप सभी पतंजलि इस तरीके से लिखा देखते हैं। किस तरीके से, आपके सामने लिखा हुआ है कि पतंजलि, आप इस तरीके से लिखा हुआ देखते हैं। वास्तव में पतंजलि इस तरीके से नहीं लिखा जाता। वास्तव में जो लिखा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, वो पतंजलि, वो इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन इस ड को हमने खत्म करके वो किस में परिवर्तन कर दिया है, अनुस्वार में। इस ड को खत्म करके किस में परिवर्तन कर दिया है, अनुस्वार में। तो मेरे भाई और बहनों, इस ड की जगह क्या प्रयोग कर रहे हैं, अनुस्वार। क्लियर है, क्या प्रयोग कर रहे हैं, अनुस्वार। आप देख सकते हैं, चाहे हम संजात लिखें, चाहे हम व्यंजन लिखें, अनुस्वार, चाहे हम व्यंजन लिखें, इन सभी में क्या प्रयोग कर रहे हैं, इस ण की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों। अब बात करें इस ण की, तो इसकी लिए भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये जो ण होता है, अगर हम बात करें, जो आप देखिए इस टाइम जो हम पंडित लिखते हैं वो इस तरीके से लिखा जाता है। जो यूज में आ रहा है वो पंडित इस तरीके से है, या खंड जो लिख रहे हैं वो प्रेजेंट में इस तरीके से यूज हो रहा। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो वास्तव में इसको जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे पंडित, जैसे कि खंड, देखिए। लेकिन हम इस ड़ की जगह क्या प्रयोग कर रहे हैं, अनुस्वार। क्या प्रयोग कर रहे हैं, अनुस्वार। तो बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अगर हम बात करें न की, तो न में मेरे भाई और बहनों, आपको न के लिए और बता देता हूँ। न के लिए जैसे कि आप देखते हैं संजय हुआ, संशय हुआ, संदेह हुआ, संदेह होगा, संशय हो गया और संजय हो गया। देखिए, न की जगह हमने अनुस्वार लगा दिया। कैसे लगाया अनुस्वार, तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, हम संधे जो लिखते हैं वो इस तरीके से संधि लिखा जाता है। लेकिन हमने इस न की जगह क्या यूज कर दिया, अनुस्वार। क्या यूज करा, अनुस्वार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, बात समझ में आ गई होगी सभी के। अब बात करते हैं मैं की, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, मैं के लिए भी देख लेना। मैं, तो मैं के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, चाहे वो संविधान लिखा हो, चाहे वो संस्कार लिखा हो, ठीक है। तो हम मैं के लिए संस्कार, क्या, संस्कार, कोमा संविधान, संविधान, कोमा स्वयं, स्वयं। क्लियर है। संविधान, तो इसमें क्या है, संस्कार, तो सम प्लस संस्कार, ठीक है। इसमें जो हम मैं, अगर हम तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो इसमें हम क्या तोड़ते हैं, मैं। तो मैं की जगह हमने क्या लिया, अनुस्वार। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों। चलें आगे की तरफ। किसी कोई डाउट हो तो बोलिए। सभी क्लियर है ना, तो आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, अब हम आगे की तरफ चलकर देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन तो आपने बता चुका, कितने, 25। अब हम बात करते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी, संघर्षी व्यंजन।
तो इस पर संघर्षी व्यंजन की संख्या होती है मेरे भाई और बहनों 4। कितनी होती है? 4। 4 कौन कौन सी होती है तो आप लिख लीजिए। इस पर संघर्षी व्यंजन की संख्या होती है 4, तो वो 4 कौन सी होती है? च, च, छ, ज और झ। कितनी होती है? 4। क्लियर है? इस पर संघर्षी व्यंजन इन्हें कहते हैं। इसके बाद अगर हम कठोर या कर्कश व्यंजन की बात करें, अगला पॉइंट है कठोर या कर्कश व्यंजन की संख्या कितनी होती है? कठोर या कर्कश व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। अब 4 कौन कौन से होते हैं तो आप वो भी नोट कर लीजिए। ट, ठ, ड और ड। कितने होते हैं कठोर या कर्कश व्यंजन? 4। क्लियर है? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बोलिए। इसके बाद इस पर संघर्षी व्यंजन भी हो गए, कठोर या कर्कश व्यंजन भी हो गए। इसके बाद करते हैं उक्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। उक्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन, ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, इनकी संख्या जो 2 होती है वो कौन कौन से होते हैं? एक ये होता है और एक ये होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कितनी होती है? उक्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2। क्लियर है? चले आगे की तरफ। किसी कोई डाउट हो तो बोलिए। नहीं है डाउट? इस बात को नोट करके लिखिए कि उक्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन। क्या लिखना है नोट करके? तो इसके बारे में नोट करके लिखना है उक्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन, यह या इनका प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता। इनका प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता जबकि इन दोनों वर्ण का प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में इनका प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, क्लियर है? किसी कोई डाउट हो तो बोलिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलें आगे की तरफ। अब इनका प्रयोग, द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हम बीच में कैसे करते हैं या अंत में कैसे करते हैं तो वो भी समझें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लिखने लग जाएं सड़क,
हम लिखने लग जाएं सड़क, क्लियर है? हम लिखने लग जाएं लड़का, क्लियर है? हम लिखने लग जाएं मेंढक, हम लिखने लग जाएं चढ़, हम लिखने लग जाएं पढ़। क्या है? तो इनका प्रयोग देखिए बीच में भी हो रहा है और लास्ट में भी हो रहा है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों? ये बिल्कुल सही और सटीक एकदम सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम गलत के तौर पर देखें कि गलत और सही कैसे लिखा होता है, तो आप उसे भी देख लीजिए। अगर मैंने कहूँ कि गलत कब लिखा होता है और सही कब लिखा होता है, गलत कब लिखा होता है और सही कब लिखा होता है। जैसे मैंने कहा, अगर आप लिखने लग जाएं डेरी, डेरी, आप लिखने लग जाएं ढक्कन, आप लिखने लग जाएं ढेर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों ये बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। अगर गलत है तो फिर सही क्या है? जहाँ भी ये अनुस्वार यानी द्विगुण लगा होगा, ताड़न जात इनके साथ लगा होगा, तो ताड़न जात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या उपक्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हमेशा बीच में या लास्ट में किया जाता है, जबकि प्रारंभ में नहीं किया जाता। तो सही क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, सही डेरी इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके नीचे ये बिंदी नहीं आने की है, यानी ताड़नजात नहीं आने का है। अगर हम ढक्कन देखें तो ढक्कन मेरे भाई और बहनों इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है? इसके नीचे ताड़नजात का चिन्ह नहीं आएगा। अगर हम ढेर देखें तो ढेर भी इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है और ये गलत लिखा हुआ है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों? चलिए फिर आगे की तरफ। किसी अगर कोई डाउट हो तो कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है, यानी कि कमेंट कर सकता है। क्लियर है? चलिए फिर आगे की तरफ। किसी कोई डाउट? अब देखिए, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ये जो पॉइंट है ये, अब हम किसी भी शब्द का कोई संधि विच्छेद करते हैं या कोई भी हम शब्द देखते हैं, अगर संधि विच्छेद करते टाइम ऐसा कोई अक्षर आ जाता है जिससे कि संधि विच्छेद सही नहीं हो पाती, तो हम तीसरे और पांचवें वर्ण का परिवर्तन किस में कर देते हैं? पहले वर्ण में कर देते हैं। तीसरे और पांचवें वर्ण का परिवर्तन किस में करते हैं? पहले वर्ण के साथ परिवर्तन कर देते हैं। तो आप वही पॉइंट लिखिए, पहले नोट करके, अच्छे से लिखना नोट करके। प्रत्येक वर्ण का तीसरा व पांचवा प्रत्येक वर्ण का तीसरा व पांचवा अपने वर्ण के प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। प्रत्येक वर्ण का तीसरा व पांचवा वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? अब आगे की तरफ अगर हम चलते हैं, तो अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर शब्द बोलने लग जाऊं, जैसे मैंने कहा जगदीश। क्या कहा? जगदीश। तो जगदीश जो लिखा जाता है इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? जगदीश इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जगदीश का संधि विच्छेद अगर हम तोड़ें, तो जगद प्लस ईस, जगत प्लस ईस। लेकिन मेरे भाई और बहनों, अगर हम इसकी बात करें तो ये जगत कोई शब्द नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई शब्द नहीं होता। अगर जगत शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो इसका मतलब ये संधि विच्छेद बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि संधि विच्छेद में शब्द का अर्थ होना बहुत जरूरी है।
अब अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं क्या हर व्यक्ति को हर शब्द का अर्थ पता होता है? बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति को हर शब्द का तो अर्थ पता ही ना होगा, फिर आप कैसे करेंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आपको मैं बहुत अच्छी आसान ट्रिक के साथ समझाने वाला हूँ। देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको या मुझको हर शब्द का अर्थ ही पता है। ऐसा तो किसी को भी नहीं होगा कि इस दुनिया के अंदर इतने शब्द हैं कि हर शब्द का अर्थ हर व्यक्ति जानता होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आपने जो शब्द सुना हो, जो शब्द देखा हो, जो शब्द लिखा हो, जिसका यूज करते हैं, वो हमेशा याद समझ लेना कि वो शब्द बिल्कुल एकदम सही और सटीक होता है। तो आपने देखा होगा जगत नहीं होता, तो इस दे को इसको अगर हम पहले वर्ण में बदल दें तो जगत को अगर हम जगत कर दें, जगत प्लस ईस, तो क्या होगा? जगत प्लस ईस। जगत माने संसार और ईश माने स्वामी। जो संसार का स्वामी होता है क्या कहलाता है? जगदीश कहलाता है। जो संसार का स्वामी होता है क्या कहलाता है? जगदीश कहलाता है। अगर अगला शब्द लिखे, अगला शब्द जगन्नाथ। जगन्नाथ, जगन्नाथ को अगर हम देखें, जगन प्लस नाथ, जगन प्लस नाथ। तो मेरे भाई और बहनों, जगन में कोई शब्द नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई शब्द नहीं होता। जैसे हमने दे को किस में परिवर्तन करा? तय को। ऐसे न को भी किस में परिवर्तन कर दें? तय में ही परिवर्तन कर दें। देखिए, जो मैं आपको समझाना जा रहा हूं, दे को हमने किस में परिवर्तन करा? तय में। वैसे ही आप पांचवें वर्ण को भी पहले में परिवर्तन करेंगे, तय में। तो तीसरे और पांचवें वर्ण को परिवर्तन सिर्फ पहले में ही करेंगे। कभी कोई पहले को तीसरे या पांचवें में ना कर दे। तीसरे और पांचवें वर्ण को सिर्फ पहले ही वर्ण में परिवर्तन करते हैं। तो अब नए को किस में परिवर्तन करेंगे? तय में। तो इसे अगर हम लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? जगत, जगत प्लस नाथ, जगत नाथ। क्लियर है? अगर एक शब्द और लिखें, षडानन, क्या? षडानन। इसको अगर हम लिखें तो इस षटानन, तो षड प्लस आनंद। अब देखें, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इस षट का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन अगर हम इसको डे को किस में परिवर्तन कर दें? टे में परिवर्तन कर दें। यानी पांचवें वर्ण को पहले वर्ण, तीसरे वर्ण को अगर पहले वर्ण में परिवर्तन कर दें तो इस षट को हम इस तरीके कह दें, षट, षट प्लस आनंद, षट, षडानंद, षट, षडानंद, षट प्लस आनंद। ठीक है? इसके बाद अगर आगे की तरफ चलें, वागीश, एक शब्द और लें, वागीश। तो वागीश को अगर हम तोड़ते हैं तो मेरे भाई और बहनों देखिए, बहुत अच्छे से ध्यान देना, वाग प्लस ईस, ईख, वागीश। क्या शब्द है? वागीश। वागीश। तो देखिए, वाग प्लस ईस। अब अगर आप देखें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, ये जो वागीश लिखा हुआ है, इस वागीश में इस वाक का कोई अर्थ नहीं होता। क्या? इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इस वाक को कैवां अक्षर है? ये स्पर्श व्यंजन का गे, कैवां अक्षर है मेरे भाई और बहनों? तीसरा, कै खे गे, तीसरे तो होता है। तो तीसरे वर्ण को किस में परिवर्तन करना? मैंने कहा तीसरे और पांचवें को परिवर्तन पहले में ही करना। तो पहले में परिवर्तन करेंगे तो इसको क्या बनाएंगे? वाक। क्या? वाक प्लस ईस। वाक का मतलब क्या होता है? बोलना। क्या होता है? बोलना। क्लियर है? किसी भाई या बहन को कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी। चलें फिर आगे की तरफ, ध्यान दें। अब लिखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन
अंतस्थ व्यंजन। तो नोट करके लिखें इसमें परिभाषा को। फेफड़े जब सांस फेफड़े जब सांस लेते हैं और वायु को फिर छोड़ते हैं, यही प्रक्रिया अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। अंतस्थ व्यंजन मेरे भाई और बहनों कितने अक्षर होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन के 4 अक्षर होते हैं, ये, रे, ले और वे। क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे की तरफ। चलें ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या ऊष्माण व्यंजन। ऊष्म या ऊष्माण व्यंजन जब फेफड़े सांस लेते समय वायु को बाहर छोड़ते हैं और वह वायु गर्म को बाहर निकालते हैं, तो इस प्रक्रिया को ऊष्म या ऊष्माण व्यंजन कहते हैं। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या भी 4 होती है, तीनों से और एक है। शेर और है। कितनी संख्या होती है? 4। ऊष्म या ऊष्माण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, किसी कोई डाउट हो तो बोलिए। चलिए फिर इसके बाद बात करते हैं संयुक्त व्यंजन या जटिल व्यंजन। संयुक्त व्यंजन या जटिल व्यंजन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, संयुक्त व्यंजन और जटिल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। अब 4 अक्षर कौन कौन से होते हैं तो वो आप देख लीजिए। एक होता है कक्षा वाला ये श्रेय, एक होता है त्रय, और एक होता है श्रोता वाला श्रेय, और एक होता है गैसे ज्ञान। क्लियर है? तो देखिए ये किस किस से मिलकर बने होते हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस किस से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन या जटिल व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो देखिए ये कै प्लस शे, और कै के नीचे हलंत लगा होगा कै प्लस
शे से मिलकर बना होता है। ये ते प्लस रे से मिलकर बना होता है। ये श्रे शे प्लस रे से मिलकर बना होता है। और गैसिक यानी जे प्लस णे से मिलकर बना होता है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? अगर हम बात करते हैं, ये बिल्कुल एकदम कोई भी ऐसा नहीं कह सकता ये कि गलत है, ये भी सही है। लेकिन अगर हम और भी ज़्यादा इसका संधि विच्छेद करें, अगर हम वर्ण विच्छेद और भी करें, तो हम इसको वर्ण विच्छेद करके इसे और भी तोड़ सकते हैं। जैसे कि के हलन प्लस से हलन प्लस ए, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर व्यंजन में स्वर छिपा होता है। तो इस व्यंजन को अगर हम शुद्ध व्यंजन बनाएं तो ए बाहर निकालना होगा। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें, ते प्लस रे प्लस ए। अगर हम इसकी बात करें, से प्लस रे प्लस ए। अगर हम गैसिक यानी की बात करें तो जे प्लस णे प्लस ए। क्लियर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, बात सभी को समझ में आई होगी। एक बार फिर मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। देखिए, आज हमने क्या पढ़ा है वो ध्यान दीजिए। वर्णमाला में हमारा टॉपिक है आज व्यंजन। क्या है? व्यंजन। व्यंजन की डेफिनेशन को आपने समझा था। व्यंजन की डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से तरीके से आपने लिखा था। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो वर्ण या अक्षर स्वर पर आश्रित या निर्भर होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्लियर? व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के 3 भी होते हैं और व्यंजन के 5 भेद भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट था, टॉपिक था कि स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या टोटल 25 होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हैं कचट तप। कचट तप। एक टे वर्ग होता है, एक चे वर्ग होता है, एक टे वर्ग होता है, एक ते वर्ग होता है, एक पे वर्ग होता है। यह आप सभी को याद ही होंगे। के वर्ग में ये 5 अक्षर आते हैं, चे वर्ग में ये 5 आते हैं, टे वर्ग में भी ये 5 आते हैं, ते वर्ग में 5 आते हैं और पे वर्ग में भी 5 होते हैं। ये जो होते हैं, इन सभी की संख्या कितनी होती है? तो मेरे भाई और बहनों, इनकी संख्या होती है 25, यानी 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। क्लियर है? मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये 5 जो अंतिम वर्ण होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर ही उसको पंचम वर्ण या पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं। इन्हीं को नासिक्य या नासिका वर्ण या अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। और मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था कि ये जो अनुनासिक वर्ण है या नासिक्य वर्ण है, इनकी जगह हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 होती है। वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 जो होती है, कौन कौन से होते हैं? छ, छ, जे और झे। बात करते हैं कठोर या कर्कश व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो ये भी 4 होते हैं, टे, ठे, डे और डे। उसके बाद बात करते हैं उक्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है, दोनों एक डे और एक डे। क्लियर? लेकिन ये उक्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन का प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। शब्द के या तो बीच में या अंत में इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया भी था और लिखवाया भी था कि सड़क लिखने लग जाएं, लड़का लिखने लग जाएं, मेरठ मेंढक लिखने लग जाएं, चढ़ लिखने लग जाएं, पढ़ लिखने लग जाएं। देखना, इनका प्रयोग या तो बीच में है या फिर लास्ट में हो रहा है। और मैंने आपको गलत तरीका भी बताया था कि गलत तरीका क्या होता है। जैसे हम डेरी लिखने लग जाएं, ढक्कन लिखने लग जाएं और ढेर लिखने लग जाएं, ये इनका गलत तरीका है। सही तरीका इनका ये होगा। क्लियर? आगे की तरफ
प्रत्येक वर्ण का तीसरा पांचवा वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जब हम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो मेरे भाई और बहनों, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, जिसे हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं, उन वर्गीय व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा, अगर शब्द का अर्थ सही नहीं बैठ पा रहा तो तीसरे और पांचवें वर्ण को हम परिवर्तन करते हैं पहले वर्ण में। कौन से वर्ण में? पहले वर्ण में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा जगदीश शब्द लिखा। जगदीश को अगर हम संधि विच्छेद करें तो जगत प्लस ईश, लेकिन जगत कोई शब्द नहीं होता, तो इस तय को हमने, तीसरे वर्ण को हमने पहले में परिवर्तन कर दिया। इसको हमने क्या बना दिया? जगत को बना दिया जगत प्लस ईश। जगन्नाथ, जगन का कोई अर्थ नहीं होता, इस हमने पांचवें वर्ण को हमने पहले वर्ण में परिवर्तन कर दिया। जगन को हमने कर दिया जगत प्लस नाथ। वैसे ही सटानन, तो सट कोई अर्थ नहीं होता, तो इसको हमने सट कर दिया, यानी तीसरे वर्ण को हमने पहले वर्ण में परिवर्तन कर दिया, तो इसका अर्थ हो गया वागीश। वाग का कोई अर्थ नहीं होता, तो इस तीसरे वर्ण को भी हमने कौन से वर्ण में परिवर्तन कर दिया? पहले वर्ण में परिवर्तन कर दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, समझ में आ रहा होगा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? फेफड़े जब सांस लेते हैं और वायु को बाहर छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ये, रे, ले और वे। ऊष्म या उष्माण व्यंजन, ऊष्म या उष्माण व्यंजन उसे कहते हैं जब फेफड़े अंदर की तरफ सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं वो वायु जो गर्म निकलती है, उस गर्म वायु की यही प्रक्रिया ही ऊष्म व्यंजन यानी उष्माण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, 3 उषय और 1 है। संयुक्त व्यंजन या जटिल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या जटिल व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। तो मेरे भाई और बहनों, इनकी संख्या 4 होती है। ये संयुक्त या जटिल व्यंजन होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो ये आपके सामने लिखे हैं किससे मिलकर बने हैं। जैसे कप, छा, कै और शय से मिलकर बना है। जैसे त्रिशूल, क्या है? त्रिशूल। तय और रे, तय और रे। श्रोता, श्रेय, से और रे। जैसे यानी जय और रे से, ये बिल्कुल इनसे मिलकर बना है। लेकिन इनको भी अगर वर्ण विच्छेद और ज़्यादा करना चाहते हो तो ये सभी व्यंजन हैं, इन व्यंजन को हमने शुद्ध व्यंजन बना दिया और इनके आगे क्या लगा दिया? स्वर लगा दिया। क्लियर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? तो आज हमने इतना पढ़ा, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो किसी अगर कोई डाउट भी हो तो वो कमेंट कर सकता है। मैं हर किसी स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ। अगर किसी कहीं से कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकता है और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उस कमेंट का आपको जवाब दूंगा। क्लियर है? मेरे भाई और बहनों, आप सभी जानते हैं, आप ज़्यादा तो कुछ नहीं, आप सपोर्ट तो कर सकते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।